जय श्री कृष्णा। आज हम अपनी यूनिट 6 प्रोटीन्स स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, केमिकल कॉम्पोजिशन, बायोलॉजिकल फंक्शन, प्रॉपर्टीज़, प्रोटीन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे हम उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं और उसके क्या क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है और अल्टीमेटली क्या उसके बायोलॉजिकल फंक्शन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इसका जो 75% ड्राई वेट है हमारे बॉडी में। इस टर्म का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था? ग्रीक ने यहाँ से इसका ओरिजिनेशन किया था। ये इसकी बेसिक डिटेलिंग्स है, आप भी आई थिंक इसको पढ़ सकते हैं। हम मेन इसके कुछ एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं कि प्रोटीन्स कैसे वर्क कर सकते हैं। जो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर वर्क करते हैं बेसिकली वो वर्क करते हैं एज ए हार्मोन्स, एंजाइम या फिर कोई स्टोरेज प्रोटीन्स होते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को क्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है प्रोटीन के। अगर हमारे प्रोटीन्स प्रॉपर्ली फंक्शन ना हुए तो हमारे कुछ डिजीज़ भी होते हैं। लैक्टोसूरिया उसका एग्जाम्पल है, थैलीसीमिया एग्जाम्पल है, सिकल सेल एनीमिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स है अगर उसकी माल फंक्शनिंग हुई। अब हमने जो यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे हमने पढ़ना है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन जो बेसिकली अमाइनो एसिड से बने होते हैं और काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर हमारा प्रोटीन बनाते हैं और उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो होती है, उनको हमने जो एक सीक्वेंस होगा उसे हमने पॉलीपेप्टाइड चेन बोलना है। सपोज़ हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ अमाइनो एसिड ले लिया, वेलिन, एलानिन, है ना। आई एम टेकिंग रैंडमली एग्जांपल, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी अमाइनो एसिड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। वेलिन हो गया, एलानिन हो गया, लाइसिन हो गया, है ना, आपका ट्रिप्टोफान हो गया। तो काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स अगर मिलकर यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे और इसका कॉम्बिनेशन जो होगा वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो अब क्या है, इन्होंने कहा हुआ प्रोटीन्स जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है। अराउंड 50 to 2000 मॉलिक्यूल्स जो हैं अमाइनो एसिड्स है वो एक साथ कंबाइंड होते हैं, है ना। और उनके बीच के बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या बनता है बच्चे? CONH बॉन्ड जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। एक प्रोटीन का कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। एक प्रोटीन का सपोज प्रोटीन 1 लिया है, इसका जो कार्बोक्सिल एंड होगा वो, और दूसरे प्रोटीन का हाइड्रोक्सिल एंड यानी कि OH। यहाँ पर आपका सॉरी, यहाँ हाइड्रोक्सिल नहीं, यहाँ NH2 आएगा, NH2 एंड। तो यहाँ से OH और यहाँ से सिंगल H रिमूव होता है जो कि H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, है ना। और बचेगा क्या? यहाँ का CO और इधर का NH। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इस तरीके से अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं और एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं जिसे हम अल्टीमेटली प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और अब हमने यहाँ पर इस यूनिट में कैसे उसकी क्लासिफिकेशन है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बारे में स्ट्रक्चर्स वगैरह भी पढ़ने हैं, क्या इसके स्ट्रक्चर होते हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की जो क्लासिफिकेशन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज डिपेंडेंट ऑन सॉल्युबिलिटी, शेप एंड स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है और बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है। तो इन चारों टॉपिक को वन बाय वन हमने यहाँ पे रीड करना है। फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी। अब इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स सच एज वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, अल्कोहल, है ना। उनकी सॉल्युबिलिटी कैसे है? तो सॉल्युबल इन वाटर अगर हम बात करें, अगर प्रोटीन्स सॉल्युबल हो गए वाटर में और सॉल्ट सॉल्यूशन में, तब उन्हें बोलना है एल्बुमिन। सॉल्युबल इन सॉल्ट सॉल्यूशन बट स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, तब हमने उसको बोलना है ग्लोबुलिन। अच्छा, अगर उसकी सॉल्युबिलिटी 70 to 80% एथेनॉल में हो रही है और उसमें प्रोटीन जो उस प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड प्रोलीन, एक प्रोलीन अमाइनो एसिड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तब हम उसे बोलेंगे प्रोटैमिन्स। ठीक है, और अगर न्यूक्लियोप्रोटीन्स सॉल्युबल होगा सॉल्ट सॉल्यूशन में, तब हमने बोलना है हिस्टोन्स।
तो यहाँ पर बेसिकली हमने प्रोटीन्स को क्लासीफाई किया सॉलिबिलिटी के हिसाब से। सॉलिबिलिटी में भी क्या हमने कुछ सॉल्यूशंस लिए हैं। वाटर और सॉल्ट में होगा एल्बुमिन, सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्युबल है बट वाटर में ठीक से सॉल्युबल नहीं है, ग्लोबुलिन 70-80% एथेनॉल में सॉल्युबल है और साथ साथ में प्रोलीन रिच है, तो हमने बोल दिया प्रोटामिन्स। और ऐसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्युबल है उसे हमने बोल दिया हिस्टोन्स। इसके बाद हमारा है सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप कैसी है? अच्छा, कुछ होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, है ना, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना सेल्स को और एज वेल एज होल ऑर्गेनिज्म को। फाइब्रस प्रोटीन जैसे हमारे हेयर में प्रेजेंट है, नेल्स में प्रेजेंट है, क्लॉज में प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के। कैरेटीन, कोलेजन हमारे टीथ कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है, टेंडम्स लिगामेंट्स में, और इलास्टिन। तो मेन एग्जांपल फाइब्रस प्रोटीन का एक फंक्शन याद करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को और होल ऑर्गेनिज्म को। एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका कैरेटीन, कोलेजन, इलास्टिन। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या होगा बच्चे? इसमें जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको बोल दिया ना, स्फेरो प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको कॉर्पस्कुलर प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फाइब्रस के कंपैरेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंडर आते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, लाइसोजाइम्स हो गए, हिस्टोन्स हो गए, प्रोटामिन्स हो गए, सारे के सारे आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंडर आते हैं। अच्छा, ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है पॉलीपेप्टाइड चेन में, इसमें एक इसके बारे में बताया रखा है कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फोल्ड बैक हो सकता है खुद से भी, ठीक है, रिजल्टिंग इन चेंज बाय 180 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ द चेंज। इसको बोलना है बीटा टर्न्स। इन टर्न्स के बारे में हमारे पास कुछ अल्फ़ा चेन्स होती हैं, बीटा टर्न्स होती हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को हमने आगे जब हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर में तो मैं इनके बारे में आपको ब्रीफ आउट कर दूँगी। अभी हम जस्ट बेसिकली उसको बता रहे हैं कि क्या होती है चीज़ें। अच्छा, ये फाइब्रस ए जो है वो फाइब्रस है, जो बी है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स। आप देख रहे हो ये ज़्यादा कॉइल फॉर्म में एज़ कम्पेयर टू फाइब्रस। तो दो पार्ट्स हो गए हमारे। पहले हमने पढ़ लिया कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उस बेसिस में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, है ना। इसके बाद हमने पढ़ लिया शेप के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से कि क्या हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रोटीन्स को। अच्छा, अब सिंपल प्रोटीन्स और होमोप्रोटीन्स ये क्या होते हैं? होमोप्रोटीन्स हमें पता ही चल रहा है ना, सेम होगा। ओनली अमाइनो एसिड एंड डू नॉट कंटेन एनी नॉन प्रोटीन पार्ट, सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स होंगे, उसको हमने होमोप्रोटीन्स बोलना है या सिंपल प्रोटीन्स बोलना है। इसका एग्जांपल हो गया कोलेजन, है ना, प्रोटामिन्स हो गया, प्लाज्मा एल्बुमिन्स, कैरेटीन्स, ये इसके कुछ एग्जांपल है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरे टाइप के होते हैं हेट्रोप्रोटीन्स, जिसे हमने बोलना है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इसमें क्या होगा, एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी एसोसिएटेड होता है और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को, या जो हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसको हमने बोलना है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जो हमारा प्रोटीन ग्रुप होगा उससे बोलना है हमने एपोप्रोटीन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला बेसिकली, सपोज़ एक हमारे पास प्रोटीन पार्ट है और इसके साथ कॉन्जुगेटेड हो रखा है हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट, तो इस प्रोटीन पार्ट को तो हमने बोल दिया एपोप्रोटीन और इसको हमने बोल दिया है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाएगा, हेलो प्रोटीन। ये दोनों ने मिलकर बनाना है हेलो प्रोटीन। तो हेलो प्रोटीन तब तक आपका फंक्शनल या एक्टिव नहीं होगा जब तक एपोप्रोटीन और प्रोस्थेटिक ग्रुप साथ में जॉइंट ना हो। एपोप्रोटीन मोस्ट ऑफ द केसेस में इनएक्टिव होता है, इसकी एक्टिवेशन के लिए हमें प्रोस्थेटिक ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, और जब दोनों साथ में जॉइंट हो जाते हैं हमने उसको बोल देना है हेलो प्रोटीन। इसका कुछ एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर है ग्लाइकोप्रोटीन, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। मेटालोप्रोटीन, मेटालाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये सब आपने लर्न कर लेना है। फॉस्फोप्रोटीन्स फॉस्फेरिक ग्रुप है, लिपोप्रोटीन्स है, लिपिड से एसोसिएटेड है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड एसोसिएटेड है, क्रोमोप्रोटीन्स कलर्ड होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप इसके। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिराइव्ड प्रोटीन्स। अच्छा, अब ये डिराइव्ड प्रोटीन्स कैसे हैं? डिराइव्ड प्रोटीन्स जो होंगे, दीज आर द प्रोटीन्स डिराइव्ड बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट फिजिकल और केमिकल एजेंट्स। कैसे? जैसे हीट हो गया, एसिड हो गया, एल्कलाई हो गया और एंजाइम्स हो गया ऑन द नेटिव प्रोटीन।
होने वाला क्या है, जो डराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं या तो वो प्राइमरी होंगे या सेकेंडरी टाइप्स होंगे। अगर वो प्राइमरी टाइप हुए तो प्रोटीन्स जो है वो डीनेचर्ड हो जाता है विदाउट गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड। और सेकेंडरी टाइप में जो होगा वो अंडरग्रो करता है ए प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइसिस बाय एंजाइम या फिर डाइल्यूट एसिड और एल्कलाइज। तो बेसिकली जो डराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं ये वो प्रोटीन्स होते हैं जब हम इनके ऊपर या तो कोई फिजिकल एजेंट्स इम्प्लीमेंट करें या कोई केमिकल एजेंट्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो जब हमने उन प्रोटीन्स के ऊपर इनका एक्शन करवा दिया तब जाके वो प्रोटीन्स डराइव्ड प्रोटीन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब डराइव्ड प्रोटीन्स को इन्होंने कैटेगराइज कर दिया प्राइमरी या सेकेंडरी टाइप। इसके बाद यहाँ पे जो नेटिव प्रोटीन बोला है, तो नेटिव प्रोटीन क्या होता है? नेटिव प्रोटीन जो प्रोटीन होता है ये जो आपका इज द प्रोटीन इन इट्स फोल्डेड स्टेट, मतलब 3D शेप में होता है और इसका ये फंक्शनल होगा बट ये अनअल्टर्ड रहता है बाय द डीनेचरिंग एजेंट्स। इसको एक बार पढ़ लेती हूँ मैं। नेटिव प्रोटीन इज़ द प्रोटीन इन इट्स फोल्डेड स्टेट, यानी कि 3D शेप में, और एंड इज़ फंक्शनल but remains unaltered by denaturing agents like this heat, chemicals और enzymes। ठीक है, 3D स्टेट में ये प्रोटीन्स हैं, इनको नेटिव प्रोटीन बोला। नेटिव का मतलब ये होता है कि ताज़े ताज़े नए नए, है ना, ओरिजिनल फॉर्म में जो रहते हैं वो। अच्छा, अब हमारे नेक्स्ट कैटेगरी है बायोलॉजिकल फंक्शंस के बेस में हम कैसे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल में पढ़ लेते हैं। हाँ जी, multitude of functions that proteins perform in the consequences of both the folding of the polypeptide and the presence of many different functional groups in the amino acid chains. From the functional point of view, they may be divided into several groups. First is structural protein. प्रोटीन जो सेंट्रल रोल प्ले करता है ना, मैकेनिकल सपोर्ट में, स्टेबलाइजेशन में, हमने उसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोल दिया। इसका एग्जांपल हो गया अल्फ़ा कैरोटीन, कोलेजन, मायोसिन, इलास्टिन, है ना, मसल में प्रेजेंट होता है। या भी हमने नेल्स में पढ़ लिया। कोलेजन हमें पता है, हम इतनी गर्ल्स जो होती हैं कोलेजन के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयर्ड होती हैं, उनको पता ही होगा स्किन वगैरह के लिए, है ना। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट। जितने भी रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स एसोसिएटेड होते ही हैं, ठीक है, ताकि वो उस रिएक्शंस को कैटलाइज कर सके। तो इनको हमने बोल दिया एंजाइम्स। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं एक्सेप्ट कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड राइबोजाइम्स, जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स, एंजाइम्स के एग्जांपल आप लर्न कर सकते हैं, पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, है ना, जो भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं उनके एग्जांपल इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है रेगुलेटरी प्रोटीन। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि इंसुलिन हो गया, है ना, ग्लूकागॉन हो गया, थायराइड TSH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सारे के सारे आपके प्रोटीन्स हैं। और ये क्या करते हैं? सेलुलर फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो सारे के सारे इसलिए इनको बोल दिया इन्होंने रेगुलेटरी प्रोटीन। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, है ना, या फिर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हो गया, या इनसाइड द सेल हो गया, वन कंपार्टमेंट से अदर कंपार्टमेंट में। तो बेसिकली इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। किन को ट्रांसपोर्ट करना? मॉलिक्यूल्स को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, ताकि चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, उनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना सामान इधर से उधर बेसिकली। तो इसका कुछ एग्जांपल होगा हीमोग्लोबिन। अब आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसफेरिन वो क्या करेगा? वो आयरन को कैरी करेगा ब्लड में। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के अंडर एग्जाम्पल आ गए। इसके बाद है स्टोरेज प्रोटीन। स्टोरेज प्रोटीन नाम से पता चल रहा है कुछ स्टोर करेगा। तो क्या स्टोर करेगा? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ये स्टोर करने वाला है। जैसे कि फेरिटिन हो गया, ये आयरन को स्टोर करता है। मायोग्लोबिन हो गया, वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल्स में, है ना। इसके बाद है नेक्स्ट प्रोटेक्टिव और डिफेंस प्रोटीन्स। ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली, है ना, इसलिए हमने उसको प्रोटेक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। जैसे इम्यूनोग्लोबिन्स हो गया। तो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि एंटीजन मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी जो हमारे बॉडी के अंदर आती है, कोई भी फॉरेन बॉडी जो हमारी बॉडी को
लाइक हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करती है। तो एंटीजन आया, इम्यूनोग्लोबिन ने इसको आइडेंटिफाई किया और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको हमने हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स ने उसके ऊपर एक्ट किया। तो एंटीजन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वायरसेस वगैरह कैरी कर रहे होते हैं उनको, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन्फेक्शियस एजेंट्स हो गए, ये सब एंटीजन कैरी करते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन का काम होता है इन एंटीजन को आइडेंटिफाई करना और अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो इसलिए हमने इसको बोल दिया है प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव प्रोटीन। हाँ जी, तो आज हमने कवर कर लिया इसके टाइप्स कैसे हैं। प्रॉपर्टीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। Thank you so much for your time. Keep watching our channel and subscribe it. Thank you.